क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए बच्चों। द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया of 1.75 centimeter square on a 35 slide. The slide is projected onto the screen and the area of house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of projector screen arrangement? तो सवाल समझे आप थोड़ा सा। चलो मैं समझाता हूँ। देखो भाई, हुआ क्या है, एक फोटोग्राफ है, मान लीजिए इस टाइप का है, ये है फोटो। अब उसके अंदर एक हाउस है, मतलब वो फोटो जो है वो किसका है, एक हाउस का है। लो ये है उसके अंदर एक हाउस, ठीक है। अब इस हाउस का जो एरिया है इस फोटोग्राफ के अंदर, इस हाउस का एरिया ध्यान से पढ़ो। द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया 1.75, ठीक है। तो इसका एरिया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया ऑन ए 35 स्लाइड। ये जो स्लाइड है 35 की है, उसके ऊपर इसका एरिया ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, इस स्लाइड को स्क्रीन पर चलाया गया। तो ये छोटी सी एक स्लाइड है जिस पर ये फोटोग्राफ का इसका एरिया है हाउस का, और इसको चलाया आपने स्क्रीन पर। जैसे ही आपने इस फोटोग्राफ को स्क्रीन पे चलाया होगा तो ये फोटोग्राफ बड़ा हो गया इस तरीके से, ठीक है। इस स्लाइड को स्क्रीन पे जब आपने चलाया तो ये बड़ा हो गया। अब इन्होंने कहा एंड द एरिया ऑफ हाउस। अब देखो ये हाउस भी जो है साइज में बड़ा हो गया होगा, हाँ बिल्कुल। तो अब इसका जो एरिया है, अब इसका जो एरिया है वो दिया ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर इसका एरिया 1.55 मीटर स्क्वायर का दिखाई देने लगा। मतलब वो जो एक छोटा सा हाउस का एरिया था अब वो बड़ा होकर दिखाई दे रहा है हमको, ठीक। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन। हमें ये बताना है कि उसका लीनियर मैग्निफिकेशन कितना है। आपको बस इसमें छोटा सा पॉइंट याद रखना है। पहले एरिया दे रखा है हमको, ये समझ लीजिए ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का एरिया, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो हाउस है ना, शुरुआत में जो एरिया मिला हुआ है इसका वो है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और बाद में जो एरिया मिला वो है एरिया ऑफ इमेज। बाद में जो एरिया मिला वो हो गया एरिया ऑफ इमेज। अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना होता है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज बटे में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना ये बात। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, इन दोनों का रेशो। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, इन दोनों का रेशो। तो इस हिसाब से अगर मैं यहां से एरियल मैग्निफिकेशन चेक करूं, एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा, साइज, साइज क्या, आप अब लिखो इसमें एरिया, एरिया ऑफ इमेज बटे में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का एरिया, इमेज का एरिया दिया हुआ है 1.55 मीटर स्क्वायर, और बटे में
एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप एक काम कर सकते हो, 1.55 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 10 की पावर 4 से, ये जो मीटर स्क्वायर है ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कटा इससे। और इसे जरा सॉल्व कर लेता हूं यूज करके आपका, 1 मिनट रुकना, बस कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। अप्रोक्स में आ रहा है ये 8857 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन हो गया इसका, एरियल मैग्निफिकेशन, एरिया कितने टाइम्स बढ़ गया। अब एरियल मैग्निफिकेशन नहीं पूछा था, उसने पूछा था, देखो ऊपर उन्होंने पूछा था लीनियर मैग्निफिकेशन बताइए। तो देखो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो एरियल मैग्निफिकेशन का अंडर रूट होता है। तो यहां से लीनियर मैग्निफिकेशन का अगर फॉर्मूला लगाए, लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन के अंडर रूट को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये कितना हो गया, ये बन गया आपका 8857 अंडर रूट में। इसे भी जरा चेक कर लेता हूं मैं कितना बैठ रहा है, ये बैठ गया अप्रोक्स 94.1। यही है बच्चों हमारा आंसर। आसान सवाल था, मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा पता चला आपको कि कोई भी चीज जब हम उसको जूम करके बड़ा करके देखते हैं तो वो मैग्नीफाई हो जाती है, ठीक है। अगर हमें किसी का मैग्निफिकेशन निकालना होता है तो वो होता है साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बड़ा आसान है। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ये सारे नंबर जो दिए हुए हैं इनमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके बतानी है। अब आपसे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करनी आती होंगी, चलो मैं फिर भी एक बार आपको याद दिला देता हूँ। पहला जो नंबर लिखा हुआ है वो है 0.007 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसमें ध्यान से देख रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल तो यह है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। तो इस नंबर में कितनी नॉन जीरो डिजिट है, एक नॉन जीरो डिजिट है। और शुरू वाले जो जीरो हैं वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होते। देखो अगर कोई नंबर लिखा होता है, जैसे मैं साइड में लिख के दिखा रहा हूँ 002500372000, एक तो शुरू वाले जीरो होते हैं, जो शुरू वाले जीरो होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। जो बीच वाले जीरो होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। और जो बाद वाले जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे अगर डेसिमल है, अगर डेसिमल है, और नॉन सिग्निफिकेंट होंगे अगर डेसिमल नहीं है, नॉट डेसिमल। अगर नंबर के अंदर डेसिमल आ गया तो बाद वाले जो जीरो हो जाते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो बाद वाले जीरो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच वाले जीरो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और शुरू वाले जीरो हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो इस रूल के हिसाब से पहले वाले जीरो जो ये 3 है
ये तीनों हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? ओनली 1, केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो बी वाला पार्ट, 2.64 इंटू 10⁻24 kg। जरा ध्यान दो, 10 की पावर से कभी सिग्निफिकेंट फिगर पे फर्क नहीं पड़ता, तो 10 की पावर कितनी है हमें देखनी भी नहीं है, हमें तो ये नंबर देखना है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 2 3, 3 नॉन जीरो नंबर है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 3। सी 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको देखोगे तो शुरू वाली जीरो तो सिग्निफिकेंट होती नहीं, खत्म, 1 2 3, बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट तब होती है जब डेसिमल है, तो डेसिमल तो है इसमें तो इसलिए हो गई, तो इसमें हो गई सिग्निफिकेंट फिगर 4। आगे बढ़ो, फिर डी पार्ट में 6.320 जूल, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3, और बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगी क्योंकि डेसिमल है, तो इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी हो गए 4। ओके, फिर आगे बढ़ो, 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें 1 2 3, 3 तो नॉन जीरो है और बीच में जो जीरो है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है, तो इसलिए हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। लास्ट 0.0006032। अब यहां से अगर आप देखोगे शुरू के जीरो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब 1 2 3, 3 नॉन जीरो है और बीच में एक जीरो फंसा हुआ है, 6 और 3 के बीच में, 6 और 3 के बीच में एक जीरो, तो बीच वाला जीरो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे पास 4। तो ये तो आसान ही था सारा का सारा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन्होंने कहा द लेंथ breadth and thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively. Give the area and volume of sheet to correct significant figure. चलो आपको बताते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके की शीट है, ये है जी हमारे पास एक शीट इस तरीके की, लो ये हो गई हमारे पास शीट, ठीक है। इसकी लेंथ दी है 4.234 मीटर, ठीक है। इसकी विड्थ दे रखी है ये वाली 1.005 मीटर, और इसकी जो थिकनेस दे रखी है, ये तो लेंथ है, इसको तो एल कह दो, ये ब्रेथ है, इसको बी कह दो, और ये जो है ये थिकनेस यहां से यहां तक की मोटाई इसकी, ये इसको टी कह दो, ये दे रखी है 2.01 सेंटीमीटर। चलो लिख लो इनको, लेंथ कितनी दी है 4.23 मीटर, ब्रेथ कितनी दी है 1.005 मीटर, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, थिकनेस 2.01 सेंटीमीटर। एक काम करो इसको मीटर में चेंज कर लो, तो मीटर में चेंज करोगे तो क्योंकि सबको एक जैसा में चेंज करके तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे ना, तो मीटर में चेंज करोगे तो एक काम करो इसको 2.01 और इसको 100 से कर दो डिवाइड, तो आ जाएगा 0.0201 मीटर। लो जी ये आ गया आपके पास तीनों चीजें। अब इसका जो एरिया होगा, अब देखो इसका जब एरिया बनेगा तो ये एक क्यूबॉइड जैसा है, क्यूबॉइड,
अब क्यूबॉइड का जो एरिया होता है वही एरिया इसका होगा, तो एरिया ऑफ शीट, इस शीट का जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो सोचो एक बात, इसका एरिया अगर हम ले तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाली सरफेस ये, अगर एल और बी को मल्टीप्लाई करें तो एल इंटू में बी। ठीक है, अब ऐसी सरफेस बिल्कुल इसके सामने नीचे होगी, ऐसी सरफेस इसके सामने एकदम नीचे भी होगी, तो इसको कर दो डबल। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे ही प्लस, फिर ये वाला एरिया अगर निकाले ये सामने, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये है इधर तो L और इधर है T। ठीक है, तो L इंटू में T, और इसके बिल्कुल उधर सामने सेम इतना ही एरिया होगा, तो इसको भी डबल कर दो, इंटू में 2, प्लस ऐसे ही ये वाला एरिया ले लो ये, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका B मतलब ब्रेथ और इंटू में T, तो B इंटू में T, और इसको भी कर दो डबल, 2 ले लो कॉमन, L इंटू बी प्लस L इंटू टी प्लस B इंटू टी, ये आपका एरिया आ गया पूरी शीट का। अब पूरी शीट का जो एरिया आएगा इसको रख दो भाई साहब इसके अंदर, सारी चीजें L रखो 4.32 इंटू में B की वैल्यू 1.005 मीटर, सब कुछ मीटर में, मीटर लिखने की जरूरत नहीं, प्लस L 4.23 इंटू में टी हो गया 0.0201 प्लस B 1.005 इंटू में टी हो जाएगा 0.0201। लो जी, ये आ गया सॉल्व करके 2, इन दोनों की कर लो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4.3416 प्लस, अब इसे देखो इन दोनों को क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.085023, फिर प्लस, अब इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई, ये आ रहा है 0.020205, अब इन सबको ऐड करके 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। लो जी, ये टोटल सॉल्व करके आ रहा है 4.4468,235। अब कर लो इनसे मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो बैठ रहा है 8.893647 मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। लेकिन ना आपको पता है कि जब भी किसी का आंसर दिया जाता है मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके या दोनों कहीं पे भी आ रहे हो मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हम देखते हैं उसमें जो हमें सारी की सारी कैलकुलेशन करने के लिए टर्म्स मिली है उनमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। तो देखो लेंथ के पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, 1 2 3। ऐसे ही ब्रेथ के पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर, थिकनेस के पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो उसके पास है, शुरू वाली 0 तो कभी ली नहीं जाती, तो 1 2 3 3। तो ये लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखी है और थिकनेस दे रखी है, इन तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है 3, चाहे इसकी मान लो चाहे इसकी मान लो, 3 ही है सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर जो हमारा जाएगा वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर जाएगा यहां तक।
इससे आगे नंबर को हमें करना है ड्रॉप। जिसे ड्रॉप करना है वो है 3, वो भी 5 से छोटा। तो 3 5 से छोटा है तो एज इट इज ड्रॉप हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 8.89 मीटर स्क्वायर। ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से हमने कर लिया। पहले सब कुछ सॉल्व कर लो, लास्ट में जाके आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। जो जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसके हिसाब से आंसर आपको देना है। चलो अब एरिया निकालिए, वॉल्यूम निकालते हैं। एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। हमने जो लेंथ है ये थी 4.234 और इसको लिख लिया यहाँ पे 4.32। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, उसकी वजह से आंसर जो है मैंने एनसीईआरटी में देखा पीछे तो मैच नहीं हो रहा। अब मैं ये जरूर देख लेता हूँ। चलो इसको हटाता हूँ मैं यहीं से ही, थोड़ा सा जो चेंज हुआ है इसको चेंज करता हूँ मैं यहाँ से। फटाफट इसकी कैलकुलेशन लिख देता हूँ। यहाँ से है ये 2, पहले लेंथ, तो लेंथ है 4 पॉइंट, यहाँ पे मैंने ये 234 लिखना था और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। ठीक है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, तो आंसर 3 वाले के हिसाब से जाएगा। चलो पहले लेंथ लिखो 4.234 इंटू में ब्रेथ 1.005, फिर आपका जो है एल लेंथ 4.234 और इनटू में थिकनेस तो वो है 0.0201, फिर ब्रेथ, तो ब्रेथ हो जाएगी आपकी, हाँ ब्रेथ कितनी हो गई बी, तो बी हो गई 1.005 और इनटू में टी थिकनेस हो गई 0.0201। लो जी, अब ये आ गया 2। अब करो इनकी मल्टीप्लाई, थोड़ा सा गलती हो गई थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4.25517 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0.0851034 प्लस, अब इन दोनों को देख लो, इनका आ रहा है दोनों का 0.020205। चलो सबको ऐड कर लेते हैं। ये सबको ऐड करके आ रहा है 2 के इंटू में 4.3604,739। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो 2 की, तो ये आ रहा है 8.7209478 मीटर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास पहले वाली लेंथ में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर थी, 4, 1 2 3 4, और ब्रेथ में भी 4 और थिकनेस में 3, तो आंसर जाएगा 3 के हिसाब से, मतलब यहां तक आंसर जाएगा। तो इसे हमें ड्रॉप करना है 0 को। अब 0 तो 5 से छोटा है तो ये ड्रॉप हो जाएगा, अपने आप ड्रॉप हो जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आंसर आ जाएगा 8.72। अगर कोई नंबर 5 से छोटा होता है तो उसे ड्रॉप करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, बस उसे हटा दो, जो बचा वो लिख दो। ठीक है, अच्छा ये ड्रॉप होगा तो आगे के सारे नंबर अपने आप ड्रॉप हो जाएंगे। तो आंसर आ गया 8.72 मीटर स्क्वायर। अब मैं चेक कर लूं एक बार फिर, अब बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। पूछा इन्होंने वॉल्यूम ऑफ शीट, तो वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। इस बार मल्टीप्लाई करनी है, तो लेंथ कितनी है 4.2, देखो यहीं पे लिख रही थी 4.234 इंटू ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ है 1.005 और इंटू थिकनेस कितनी है, तो वो थी आपकी 0.0
201, सब मीटर में है, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो इनकी मल्टीप्लाई करके देखता हूं। ये आ रहा है 0.0855289, इनको मल्टीप्लाई। अच्छा, अब देखो पहले नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 4 है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। 4, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें भी 4। और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 3। आपको पता ही है कैसे निकाली। अब आंसर जाएगा 3 के हिसाब से। 3 सिग्निफिकेंट फिगर होनी जरूरी है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक आंसर जाएगा, क्योंकि शुरू वाली 0 हमारे लिए सिग्निफिकेंट होती नहीं है, तो इन्हें तो छोड़ दो। तो यहां से लेके यहां तक आंसर जाएगा। अब ड्रॉप जिसे करना है वो ये है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए इसे ड्रॉप करना है। इसे ड्रॉप कर दिया तो बचा 0.0855 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, तो वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है। लिखने में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, फिर टाइम लगेगा दोबारा। वैसे आसान है, वैसे तो कुछ नहीं है। चलो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मास ऑफ ए बॉक्स measured by grocer's balance is 2.30 kg। भाई साहब, एक बॉक्स का मास जो है, मास ऑफ बॉक्स कितना दिया है? 2.30 kg दिया है। ओके। 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मास, 2 गोल्ड के पीस अलग अलग मास के। एक का मास मान लेता हूं मैं m1, ठीक है। बॉक्स का मास मान लेता हूं मैं m0। अच्छा, 2 गोल्ड के पीस है, एक का मास मान लिया मैंने m1, वो दिया है आपको 20.15 ग्राम। एक काम करो, इसे केजी में कर लो, क्योंकि तीनों का मिला के मास पूछा है इसने। तो केजी में करने के लिए इसको 1000 से कर दो डिवाइड। तो 20.15 बटे में 1000। अब ये बन गया केजी। ये बन गया 0.02015 केजी। ओके। ऐसे m2 निकाल लो, गोल्ड का जो दूसरा पीस है, 20.17 ग्राम। ये इसको कर लो 20.17 और बटे में 1000, और ये केजी में चेंज हो जाएगा। 0.02017 केजी आ गया। तीनों आ गए। ये आ गया पहला बॉक्स का मास, फिर पहले गोल्ड पीस का मास, और फिर दूसरे गोल्ड पीस का मास। अब इन्होंने दिया व्हाट इज ए पार्ट, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। टोटल मास ऑफ द बॉक्स। तो तीनों को ऐड कर दो, प्लस में m1 प्लस में m2, तीनों को ऐड कर दिया मैंने, m0 प्लस m1 प्लस m2। अब m0 तो है 2.30 केजी है, m1 भी केजी में है 0.02015, फिर m2 0.02017। अब देखो तीनों को ऐड करके लिख लेंगे, लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो किस तरह से करते हैं? अब इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? देखो हम क्या करते हैं कि जब हम टोटल बॉक्स का मास निकालेंगे तो इन सबको ऐड करेंगे, और एडिशन में हमें डेसिमल प्लेस देखने होते हैं। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? तो 2, तो इसके पास डेसिमल प्लेस है 2। इसमें कितने डेसिमल के बाद? 1 2 3 4 5, तो इसमें है 5। इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, इसमें भी 5। आंसर जो होता है वो हमेशा
जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस है उसके हिसाब से आंसर होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर जाएगा वो 2 डेसिमल प्लेस तक जाएगा। जरा इनको ऐड करके देखता हूं। ऐड करके मिल रहा है इनको 2.3402 kg। सब kg में ही थे तो इतना आ गया आंसर। लेकिन आंसर हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक जाएगा, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जाएगा। तो यहां तक जाएगा, जिसको ड्रॉप करना है वो है 0। तो इस हिसाब से इसको ड्रॉप किया तो आंसर आ गया 2 अब 0 तो 5 से छोटा होता है ना, तो ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, ना कुछ ऐड करो ना कुछ सब्ट्रैक्ट करो, आंसर 2.34 kg। लेकिन ये आंसर मैच नहीं हो रहा। अगर आप एनसीईआरटी के साथ इसको देखेंगे तो ये आंसर मैच नहीं हो रहा। वजह ये है, मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की है कि क्या वजह है कि इसका आंसर जो है 2.3 दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में कुछ जगह मतलब ये लिखा हुआ है तो इसका बॉक्स का मास जो 2.30 kg, कुछ एनसीईआरटी में इसको 2.300 kg लिख दिया, और मतलब अलग अलग जगह ना इसको अलग अलग दे रखा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। कुछ जगह अगर मैंने इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश की दूसरी जगह, तो उन्होंने इस आंसर को बनाने के लिए, वैसे आंसर देखो मेरे हिसाब से तो जैसे बिल्कुल क्वेश्चन दिया है वो आंसर यही होना चाहिए, बट एनसीईआरटी में इसका आंसर दे रखा है 2.3 kg। तो इसलिए आपको आंसर ये मिलेगा और आप कहोगे कि सर ने तो ये कराया था और आंसर है ये एनसीईआरटी में, तो कौन सा गलत है, सर वाला गलत है या ये गलत है? देखो भाई, जैसा ये क्वेश्चन है उस हिसाब से मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। लेकिन जो अदर किसी ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है तो उनके भी सॉल्यूशन मैंने देखा है। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि ये जो आपका बॉक्स है, इसका जो मास है, वैसे जो इन्होंने देखो सवाल में यहाँ दिया है, यहाँ जहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ, ये बॉक्स का मास ये 2.30 kg दे रखा है। तो उन्होंने इसको 2.30 kg ना लेके उन्होंने ले लिया 2.3 kg। अब जब वो ये ले लेंगे तो डेसिमल प्लेस कितने हो जाएंगे? डेसिमल प्लेस हो जाएगा 1। अब 1 डेसिमल प्लेस पे फिर जब हम आंसर निकालेंगे, देखो 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर, तो 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर अपने आप ही 4 को छोड़ देंगे, यहाँ से 4 को ड्रॉप कर देंगे तो आंसर अपने आप 2.3 kg हो जाएगा और ये आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन ये आंसर तो मैच हो गया, लेकिन आपने ये 2.3 kg जो लिया है बॉक्स का मास, ये अपने आप से कैसे ले लिया, मतलब 2.3 kg? तो ये थोड़ा सा डाउट है मुझे। एनसीईआरटी की जो मेन वेबसाइट है, मैंने ये जो क्वेश्चन उठाया वहीं से उठाया है, मतलब जो एनसीईआरटी की मेन साइट है उस पे जो बुक पड़ी हुई है उससे मैंने ये सवाल उठाया। तो भाई मेरे हिसाब से आंसर इसका ये होगा। और अगर कोई मिसप्रिंटिंग है, अगर ये 2.3 kg है, तो फिर उसके हिसाब से आंसर ये होगा। तो मैंने दोनों आपको बता दिए कि कहाँ गलती है या क्या हो सकता है। हमारे हिसाब से बिल्कुल आंसर ये वाला करेक्ट है, ठीक है। लेकिन जैसा इस सवाल में फिलहाल दिया हुआ है, लेकिन अगर इस सवाल में थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग है एनसीईआरटी के अंदर और वो 2.30 की जगह 2.3 kg लिखा हुआ है, तो फिर आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो मैंने दोनों बता दिया आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में कि कैसे आया क्या आया, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा या तो क्वेश्चन में गलती है या आंसर में गलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमें निकालना है, ये तो ए पार्ट हो गया हमारा, ये सारा ए पार्ट हो गया। द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो दो पीस हैं इनके मास का डिफरेंस निकालना है। तो ठीक है, तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस है, ये दो पीस हैं कितने कितने ग्राम के, तो ये दो पीस हैं आपके, तो एक पीस तो है 2.15 ग्राम का और एक है 20.15 ग्राम का और दूसरा है 20.17 ग्राम का। तो 20.17 ग्राम में से 20.15 ग्राम को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आंसर जो बचेगा इसका, वो आंसर बचेगा 0.02 ग्राम। अब एक बात बताओ,
इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेस थे? 2। इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेस थे? 2। तो आंसर भी 2 के हिसाब से ही जाएगा। देखो अपने आप ही ये तो 2 के हिसाब से आया है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आंसर जो इसका आया है वो 2 डेसिमल प्लेस तक हमको लेना है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक ही ये अपने आप आया है, हमें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये 2 डेसिमल प्लेस तक हम लाना चाहते थे, ये खुद ब खुद ही 2 डेसिमल प्लेस तक आया है। ठीक है। एक डाउट आपको हो सकता है कि सर हम इसको अगर केजी में कन्वर्ट करके लेते तो उसमें 5 डेसिमल प्लेस हो जाते। नहीं, देखो जो आपको शुरू में दिया जाता है, अगर आप उसको उसमें से माइनस कर पा रहे हैं या कुछ, तो आपको ना शुरू वाले डेसिमल प्लेस देखने होते हैं, जब वो शुरू में जो सवाल में दिया हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो डेसिमल प्लेस आपको 2 दे रखे हैं, यहाँ पे भी देखोगे तो डेसिमल प्लेस 2 दे रखे, आंसर उसी के हिसाब से लगेगा। बाद में किसी तरीके का अगर आप कोई कन्वर्जन करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए केजी को ग्राम में बदलने में या ग्राम को केजी में बदलने में आप उसकी यूनिट कन्वर्ट करते हैं, तो बाद में उसके डेसिमल प्लेस जो है बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, लेकिन बाद वाले कभी नहीं देखने होते, हमको शुरू वाले देखने होते हैं कि कितने डेसिमल प्लेस है। देखो पहले वाले में भी हमने शुरू वाले डेसिमल प्लेस उसका देखा था, लीस्ट डेसिमल प्लेस किसके पास है, तो डेसिमल प्लेस हमको देखने होते हैं शुरू वाले, बाद वाले हमको देखने नहीं होते हैं। इस हिसाब से ही हमें आंसर देना होगा। चलो समझ में आ गया होगा, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बच्चों।